तो क्या होता है कि हेलो 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 हेलो, जो बच्चे नहीं आए वो रिकॉर्डिंग देखेंगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ। एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होते हैं इसका मतलब कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल नंबर में हो गए, क्योंकि उनके आने से पहले इस बारे में खोज हो चुकी थी कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। मैटर के पास दो तरह का चार्ज होता है। ऐसा बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने डिस्कवर कर दिया था। तो थॉमसन ने कहा था कि एटम जो है वो वाटरमेलन जैसा है, तरबूज जैसा है। तरबूज का जो लाल वाला पार्ट है, रेड वाला जो पार्ट है, वो पॉजिटिव चार्ज से बना है, और जो उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट हैं वो नेगेटिव चार्ज से बना है, नेगेटिव चार्ज से बना है, जो कि आगे चल के नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन कहा गया और पॉजिटिव को प्रोटॉन कहा गया। ठीक। ये थ्योरम, ये मॉडल तब फेल हो गया जब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, रदरफोर्ड। कौन आते हैं? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, यही है ना स्पेलिंग? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड आते हैं और रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम होता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब अल्फा क्या? अल्फा जो है ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये एक चार्ज पार्टिकल है जो कि हीलियम से बना हुआ। किससे बना हुआ है? हीलियम से। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। रदरफोर्ड क्या करते हैं कि गोल्ड की पतली सी एक फॉयल लेते हैं, गोल्ड फॉयल लेते हैं। और कितनी गोल्ड फॉयल लेते हैं, ये ऐसे कुछ रफली एक एस्टिमेट दिया गया कि 1000 छोटे 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 गोल्ड एटम को अगर रख दो तो एक लेयर बनेगी। और वो लेयर कितनी बनेगी? आपके नोटबुक, आपकी जो पेजेस हैं उतनी थिक बनेगी। तो एक पतली सी गोल्ड फॉयल लेते हैं और उस गोल्ड फॉयल पे इस अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करते हैं, मतलब मारते हैं। तो अगर मान लो तुम भी सोचोगे मैं एक बॉल ले लूँ, इस बॉल को दीवार को मारूं, तो अगर मान लो दीवार में छेद होगी तो बॉल बाहर चली जाएगी या तो टक्कर होकर मेरे पास आ जाएगी। तो बम्बार्ड करते हैं, मतलब इस एटम को वो अल्फा पार्टिकल से मारते हैं। और यहाँ पर एक स्क्रीन लगाते हैं जो कि ये रिसीव करता है कि अल्फा पार्टिकल वहाँ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। कि उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एकदम स्ट्रेट निकल गए। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे गए और फिर डिफ्लेक्ट हो गए। जाना जहां चाहिए था उनको, नियम से यहां पर मिलना चाहिए था स्टेट, बट वो यहां आके मिल डिफ्लेक्ट हो गए। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे मतलब एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल गया और टक्कर खा के वापस आ गया। एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल गया और टक्कर खा के वापस आ गया। तो यहां से इन्होंने कंक्लूजन दिया कि हो सकता है कि सेंटर में, हो सकता नहीं, इन्होंने कहा कि सेंटर में बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज का कुछ गोला बैठा हुआ है, यानी कि कंसंट्रेटेड है। देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज। देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ एटम, उसको न्यूक्लियस कहा गया। इनको भी नहीं पता था, हाँ यहाँ तक इनको पता चल चुका था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का थोड़ा सा शायद जानकारी हो गई थी। दूसरा इन्होंने बोला, इन्होंने कहा कि ऐसा, तो इन्होंने इनका जो मॉडल आया उन्होंने ये बोला कि एटम जो है कुछ इस तरह से बना हुआ है कि अंदर खोखला है, खाली है, बीच में पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है वो भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल, और इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन से भारी है, स्पीड भी ज़्यादा है। और जब यहाँ पर पॉजिटिव आया तो टक्कर खाकर वापस चला गया, ऐसा देखने को मिला। तो उन्होंने एक मॉडल रेडी किया, और उन्होंने एक मॉडल बताया कि एटम जो है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर में है, बीच में न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज है
वो इस ऑर्बिट में इसके चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। ये बोल के मर गए वो। कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आगे चल के फिर कुछ सवाल उठे। सवाल ये उठा कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल को सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? वो एनर्जी कहाँ से आएगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो एक टाइम आएगा कि घूमते घूमते वो थक जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा, एनर्जी लॉस होगी, अब वो गिर जाएगा न्यूक्लियस में। अगर ऐसा होता है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा और ब्लास्ट कर जाएगा, और एटम भी क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। इस बातों को जो है रदरफोर्ड नहीं समझा पाए, तो यहाँ पर इनका मॉडल फेल हो गया। आपके बुक में 3 पॉइंट अलग अलग 3 पैराग्राफ दिए हुए, तीनों आपको पढ़ना है। मैं यहाँ पे PDF अटैच करता हूँ। अब रिकॉर्डिंग देखेंगे बच्चे, और क्या, कितना यार रुक सकते हैं, लापरवाही की हद होती है। रदरफोर्ड ने यहाँ से देखना, ये एक्सपेरिमेंट जो किया उसमें क्या क्या हुआ देखिए। रदरफोर्ड डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। इन दिस एक्सपेरिमेंट अ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वर मेड टू फॉल ऑन द थिन गोल्ड फॉइल। ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज, यहां से क्वेश्चन आता है, व्हाई ही सेलेक्ट गोल्ड फॉइल, व्हाई रदरफोर्ड सेलेक्ट गोल्ड फॉइल। ठीक है, गोल्ड फॉइल। दिस गोल्ड फॉइल इज अबाउट 1000 एटम थिक। मतलब एक एटम के ऊपर रखते जाओ, ऐसे 1000 एटम रख दो, उतना ही होगा बस। अल्फा पार्टिकल क्या है? यहां से क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन देखो आता है, बिटवीन द लाइन क्वेश्चन इसको बोलते हैं। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाता है? बिटवीन द लाइन। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज। डबली चार्ज का मतलब होता है 2 चार्ज है इसके पास। किसके? हीलियम आयन के। किसके? हीलियम का सिंबल होता है He, एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है, इसके 2 हीलियम को अगर आप ऐसे पैक कर दो एक पैकेट में, 2 हीलियम को पैक कर दो, हीलियम नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव होता है, 2 हीलियम को पैक कर दो, तो जो पैकेट बनेगा वो किसका बनेगा? अल्फा पार्टिकल का बनेगा। किसका बनेगा? अल्फा पार्टिकल। दे हैव अ मास ऑफ 4 यूनिट। इनका मास कितना होता है? 4 ग्राम या 4 यूनिट होता है, और ये फास्ट मूविंग होते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। It was expected that alpha particle would be deflected by the subatomic particle in the gold atom. Since the alpha particle were much heavier than the proton, he did not expected to see large deflection. उसको ऐसा लगा कि अल्फा पार्टिकल का वजन ज़्यादा है, टक्कर खाएगा मान लो प्रोटॉन से, तो हो सकता है प्रोटॉन उसको ढकेल दे इधर उधर, लेकिन इतना ढकेल दे, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने। क्या नहीं एक्सपेक्ट किया था? कुछ ऐसा हुआ। इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आप देखो, कुछ लाइट सीधे निकल गई, जैसे ये वाली, ये स्ट्रेट निकल गई, ये देखो डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, ये भी सीधे निकल गई, ये गई और वापस आ गई अपने रास्ते पे, ये ऐसे गई, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, ये देखो ऐसे गई, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, ये ऐसे जा रही है, ये वाली सीधे जा रही है। तो ऐसा बड़ा अतरंगी सा पैटर्न उसको मिला, जो कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। बट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। क्या क्या रिजल्ट आया? यहां से क्वेश्चन आएगा, राइट द रिजल्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। यहां से क्वेश्चन आएगा, राइट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट। क्वेश्चन बनेगा, क्या क्या हुआ? पहला, मोस्ट ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट लाइन थ्रू द गोल्ड फॉइल। Some of the alpha particle were deflected by the foil by a small angle, कुछ थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। सरप्राइज ये हुआ कि एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल, हर 12,000 वाला 12,000 वाला जो अल्फा पार्टिकल था वो रीबाउंड कर गया। 1 2 3 4 5, एक
1000, 2000, 10,000, 11,000, 12,000 जैसे फेंका वापस आ गया, एवरी 12,000। तो यहां से इन्होंने क्या बोला, इन दिस वर्ड रदरफोर्ड दिस इज रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल हैज इफ यू फायर्ड अ 15-inch शीट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट विल कम बैक एंड हिट्स यू। कुछ ऐसा था, इन्होंने कंपेयर किया कि अगर आप टिश्यू पेपर ले लो और उसको 55 इंच का उसको फोल्ड कर दो और फायर करो तो वापस से टक्का खा के जैसे आ रही है, कुछ वैसा प्रतीत हुआ। ऐसा जो है रदरफोर्ड ने किया था। कब किया था? बहुत पहले की बात है, लगभग देखो 1870 के आसपास की उस समय की बात है, और बहुत साल पहले। और उनको 908 में नोबेल पुरस्कार मिला था इसी एक्सपेरिमेंट के लिए। और इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है, इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। देखो अगर मान लो इसका कहीं से वीडियो मिल जाए तो मैं दिखाऊं, देखने में कैसा लगता है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग 3D एनिमेशन। पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आवाज़ जाने पे स्ट्राइक आती है ना, आवाज़ ना जाए तो स्ट्राइक नहीं आएगी ना। हाँ, तो आवाज़ को जाने ही देना। माइक बंद कर देता हूँ मैं, माइक बंद कर दूँ तो आवाज़ नहीं जाएगी ना, तो माइक पर
चार्ज है वो एक जगह पर कंसंट्रेटेड है और वो एक जगह पर उसका क्या है, न्यूक्लियस है। ये भी कहा साथ ही साथ कि एटम का जो पूरा मास है वो भी न्यूक्लियस पे ही कंसंट्रेटेड है। और इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। बातें तो बहुत सही है, फिर बात गलत कहाँ साबित हो गई? गलत ये साबित हो गई कि ये बताना भूल गए कि इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिला, पहला सवाल। दूसरा, घूमते घूमते ये थकेगा भी, एनर्जी लॉस होगा, और एनर्जी लॉस होगा तो न्यूक्लियस में आगे गिर जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो उसको कौन समझाएगा? तो ड्रॉबैक ये था, इनका ड्रॉबैक ये था कि वही तो ब्लास्ट हो जाएगा, अनस्टेबल हो गया, ये बात वो नहीं बता पाए। हाँ, वो बम फूट गया, ये बात वो समझा नहीं पाए। इसी बात को समझाने के लिए अगले व्यक्ति आए, बोहर। उनने समझाया कि बड़े भैया जो थे वो सही कहे, हल्की फुल्की गलती हो गई उनसे। तो द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। पहली बात, ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। जब कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है बच्चे, तो वो एनर्जी लॉस करता है। एंड ड्यू टू द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। If this were so, atom should be highly unstable and hence matter sorry, एटम जो हो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। और आज जो तुम देख रहे हो ना दुनिया, सारी सब सामान वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो थैनोस हो जाएगी, चुटकी बजाते सब गायब। अगर रदरफोर्ड की बात माना जाए तो कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। इस बात को रदरफोर्ड नहीं बता पाए, तो इनको इस बात को बताने के लिए हमारे एक नए व्यक्ति पैदा हुए, बोहर्स। कौन पैदा हुए? बोहर, जो कि आज तक फॉलो होता है इनका मॉडल। अब ये पढ़ेंगे इनके बारे में। और देखो कंक्लूजन क्या निकला, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को न्यूक्लियर मॉडल बोला जाता है। कल को क्वेश्चन आए राइट द न्यूक्लियर मॉडल, तो वो यही है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है। रदरफोर्ड को न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है। ये तीन बातें उन्होंने कही थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राइट द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, राइट द कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड। ये बहुत ईजी चैप्टर है, अगर पढ़ो तो सबसे इजी चैप्टर है ये, और ना पढ़ो तो सबसे टफ चैप्टर है। हेलो, ठीक है, सबसे टफ चैप्टर है। तो देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड नियरली ऑल द मास ऑफ एटम आर रिसाइड इन द न्यूक्लियस। पहली बात, ठीक है, सेंटर को न्यूक्लियस बोला जाएगा और सारा एटम का मास कहां पर होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड दिस सर्कुलर ऑर्बिट एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। इसको ऐसे भी कंपेयर किया गया है, जैसे हमारा क्रिकेट ग्राउंड है, तो क्रिकेट ग्राउंड कितना बड़ा होता है? स्टेडियम बहुत बड़ा होता है, उसके बीच में पिच कितनी होती है? छोटी सी होती है। तो पिच हो गया न्यूक्लियस, पूरा ग्राउंड हो गया एटम, ठीक है, उससे भी कंपेयर। तो ये रदरफोर्ड के थे, ये आपको सर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो व्यक्ति आए उनका नाम पड़ा बोहर, नील बोहर आए, और उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, सही बात थे, बड़े बुजुर्ग हैं, गलत तो नहीं बोलेंगे, बट बड़े बुजुर्ग से भी गलतियां हो जाती हैं। तो उनसे गलतियां यही हुई बस कि उन्होंने बोला एटम तो घूमता है भाई सर्कुलर ऑर्बिट में, लेकिन एनर्जी के लिए कहाँ, सवाल था ना एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो इस समस्या को इन्होंने सॉल्व करने के लिए कहा कि एटम को जो एनर्जी मिलती है वो जो सर्कुलर पाथ में घूमती है वो ऐसा बना हुआ है, कुदरत का करिश्मा ऐसा है कि जो सर्कुलर पाथ है ना ये खुद एनर्जी देती है। सोचो, और आज तक इस बात को कोई गलत साबित भी नहीं कर पाए। ये न्यूक्लियस है। इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, उसको जो एनर्जी है वो उसका रास्ता ही देता है। सोचो सोचो, ऐसी तुम्हारी की स्कूटी हो, कल्पना करो सड़कों पे चला रहे हो और खुद ही चार्ज हुए जा रही है, डिस्चार्ज हो रही है, फिर चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, फिर चार्ज हो रही है। कभी एनर्जी भराने की जरूरत, कभी पेट्रोल भराने की जरूरत नहीं है, कभी चार्ज करने की जरूरत। ऐसी शक्ति किसके पास है? और ऐसे सड़क बना लिए गए, पता है बात आपको, ऐसी सड़क बना लिए गए हैं कि गाड़ी आपकी सड़कों पर चलेगी और अपने आप चार्ज होती रहेगी, ठीक है। कुछ ही बनी है, बट हाँ ऐसी टेक्नोलॉजी खोज ली गई है। फोटोवोल्टिक सेल लगा दिया गया, वो फ्रिक्शन से चार्ज होगी। किससे होगी? फ्रिक्शन से चार्ज होगी। और ये टेक्नोलॉजी बहुत नई नहीं है, बहुत पहले एक साइकिल आती थी 90s में, मैंने देखा है, बहुत पुराना नहीं हूँ मैं, लेकिन 90s में देखा हूँ मैं। तो साइकिल के पहिए में एक डायनेमो लगा होता था, साइकिल हम चलाते थे
वो डायनेमो रोटेट करता था, उस डायनेमो से फ्रिक्शन करंट प्रोड्यूस होता था, और उस फ्रिक्शन करंट से सामने लगा होता था एक लाइट जो जलता था। देखे हो, जितना तेज चलाओगे साइकिल उतना तेज जलेगा। ये कहाँ से आया? फ्रिक्शन से। कहाँ से आया? सिंपल, हर जगह फिजिक्स है भाई, फिजिक्स कहाँ नहीं है? साइकिल के डिजाइन में भी फिजिक्स है, पता है? सर्कल है प्लस बहुत कुछ है, फ्रेम का डिजाइन। एनीवे, तो उन्होंने बोला कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते को कहा गया एनर्जी सेल। क्या बोला गया? एनर्जी सेल। ये के एनर्जी सेल है, ये एन एनर्जी सेल है, के एल क्या होता है? एबीसीडी भूल गया मैं। एबीसीडी क्या होता है? के की बात कर, नहीं तो पिछली बार ये नहीं आया था। नहीं, तबीयत खराब। उनके स्कूल में मेला है दिवाली का। सर देवी के मम्मी पापा आएंगे मिलने के लिए। आ जाएंगे, कल आएंगे। आज बैठना है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आ जाएंगे कल आएंगे? आज ही आ रहे हैं, कह रहे हैं। कितने बजे आएंगे? मैंने बोल तो दिया, कहती मैं लेकर ही आती हूँ। फिर फोन करके पेपर लेके चला गया, पता है वो? मैंने बोल दिया, सारा बता दिया। मैंने कहा नाम लिख के मेरे को दे देना, लेके चला गया। मैंने बोल दिया, मैंने कहा वो जान के भी करेंगे ना, हमारी दिक्कत हो रही है, ऐसे नहीं चल पाएगा। अब आज था टाइम में बैठा पढ़ा दिया होता। तो ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल एंड सो ऑन। पहला एनर्जी सेल, दूसरा एनर्जी सेल और तीसरा एनर्जी सेल, इसको एनर्जी सेल बोल दिया गया। अब बोला गया कि हर एनर्जी सेल के पास अपनी एक एनर्जी है, और एनर्जी जितनी है कि वो फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसके लिए भी फॉर्मूला दिया इन्होंने, कि अभी बताता हूँ। के में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एम में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कैसे आएंगे मैं बताता हूँ। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया 2n²। क्या दिया? 2n²। जहां पर n क्या है? n इज नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। पहला जो शेल है उसकी जगह पर n की वैल्यू 1 रख देंगे। आप बैठो, इसकी n की वैल्यू 2 रख देंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 3 रख देंगे। बैठो बैठो। तो जब n की वैल्यू 1 रखोगे इस फॉर्मूले में तो देखो आ जाएगा 2। जब 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 रखोगे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो ये हो गया एनर्जी सेल, जिसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं, और इनको एक्स्ट्रा कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है रहने के लिए। ऐसा किसने बताया? बोहर भैया ने। किसने बताया? तो मान लो कल को तुम्हारे घर पे 11 लोग गेस्ट आते हैं, 11 लोग गेस्ट आते हैं, बर्थडे है तुम्हारा, और उनको तुमको अलग अलग कमरे में सेट करना है। लेकिन कमरा ऐसा बना हुआ है कि दूसरे के कमरे में केवल 2 लोग सो सकते हैं, इसमें 8 लोग सो सकते हैं, इसमें 18 लोग सो सकते हैं। 11 लोग आए ना, तुमने 2 को यहाँ पे सेट कर दिया, 8 को यहाँ सेट कर दिया, 10 हो गए, एक बचा, एक को आपने यहाँ सेट कर दिया, तो सबका अरेंजमेंट हो गया। ये जो आपने इन गेस्ट को सेट किया है, इस गेस्ट के जगह पर आप लिख दो इलेक्ट्रॉन। क्या लिख दो? तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहां सेट कर दो, 8 इलेक्ट्रॉन को यहां सेट कर दो, और 1 इलेक्ट्रॉन को यहां सेट कर दो। सेट कर दिया। ये जो आपने सेट किया है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। और ये जो तुम अभी सेट किए हो ना, पता किसका एटम सेट किए हो? ये सेट किए हो सोडियम का। क्या किए हो? तो इसी चैप्टर में पढ़ोगे, एक टेबल बना हुआ है। तो सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस 11 इलेक्ट्रॉन को KLMN सीरीज के अनुसार 2 लोग को यहां भरोगे, 8 लोग को यहां भरोगे, और 1 लोग को, और जो तुमने जो वैलेंसी याद किया था ना वो यहीं से था। वैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। इसका आउटर मोस्ट शेल कौन है? M। तो सोडियम की जो वैलेंसी आती है +1, वो इसलिए आती है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहां से आया था वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और भी बहुत सी चीजें जो सुनो, धीरे धीरे पढ़ोगे समझते जाओगे। तो सोडियम का अगर तुम रिप्रेजेंटेशन बनाओगे तो सोडियम ऐसे बनेगा। ये रहा सोडियम का न्यूक्लियस, सोडियम का K सेल, सोडियम का L सेल, सोडियम का M सेल। सोडियम के K सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें 1 बाहर आ गया। ये हो गया आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बना, न्यूक्लियर मॉडल बना। क्या बना? न्यूक्लियर मॉडल बना। तो कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दीजिए आप बना सकते हो। बट यहां पे एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि मान लो मेरे पास 20 गेस्ट आ गए। कितने आ गए? यानी 20 इलेक्ट्रॉन आ गए। मेरे पास कमरा है K, L, M, एक और बना लेते हैं N। एक और कमरा बना लिया। नियम के अनुसार इसकी कैपेसिटी 2 है, इसकी 8 है, और इसकी 18 कैपेसिटी है।
तो प्यार मोहब्बत से 2 लोग यहाँ पे सेट हो जाएंगे, 8 लोग यहाँ सेट हो जाएंगे, 10 हो गया, 10 ही तो बचा है, 10 यहाँ आ जाएगा। अब जैसे ही 10 यहाँ बैठेंगे तैसे ही लाल बत्ती जलेगी, ट्रिन 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 ट्रिन। नहीं आना, यहाँ पे नहीं है, 10 लोग को नहीं रख सकते। बोले भाई कैपेसिटी 18 की है, 18 बेड रखे हुए, 10 लोग तो बहुत सो सकते हैं आराम से। यहां से एक नियम आता है ऑक्टेट रूल। क्या आता है? ऑक्टेट रूल कहता है कि अगर आपका आउटर सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, या यूं कह लो आउटर सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, यानी इसमें 10 नहीं हो सकते, इनमें से कुछ को निकाल के फेंक दो यहां पर। अब कैसे कुछ को निकाल सकते हो ये तुम्हें कैसे पता, उसके लिए एक नॉलेज और लगेगी। फिलहाल समझ लेते हैं कि 2 को यहां फेंक दिया तो यहां पर कितना बचा? 8। अब वो जो रेड लाइट जल रही थी टिट टिट वो बंद हो गई, यानी अब जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वो स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तुम्हारा सवाल दिमाग में आना चाहिए था कि सर अब 8 ही बैठाना था या 8 से कम बैठाना था, यही तो कंडीशन था। तो मैं तो सर 7 3 भी बैठा सकता था, मैं तो सर 9 और 1 भी बैठा सकता था, 2 ही क्यों बैठा? हाँ 9 नहीं बैठा सकते, लेकिन मैं 5 तो बैठा सकता था, 5 और 5। तो ऐसा क्यों किया आपने कि 2 ही भेजे? मैंने कहा सर मुझे एक बात और पता है, ये जो 20 है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है और कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2। तो अब कैल्शियम का डिस्ट्रीब्यूशन बना 2, 8, 8, 2, इसीलिए कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? +2 होती है। क्या समझ आया? कोई डाउट इसमें? नहीं ना? अब जो लोग नहीं आएंगे उनको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो देखेंगे रिकॉर्डिंग, उनकी जिम्मेदारी है। इसकी भी वीडियो देख लो कि कैसे बोहर ने समझाया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है। फिर से म्यूट किया जाए।